तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की। एक ऐसा दुश्मन जो दुनिया के सबसे मजबूत स्टील को भी, आप सोचिए, अंदर ही अंदर से खोखला कर सकता है। ये कहानी हमें गहरे समंदर की गहराइयों से लेकर एटम्स की छोटी सी दुनिया तक ले जाएगी और हम समझेंगे कि कैसे साइंस एक ऐसी तबाही को रोकता है जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि स्टील का सबसे खतरनाक, सबसे अदृश्य दुश्मन आखिर है क्या? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां इंसान की बनाई हर चीज अपनी आखिरी हद तक परखी जाती है, यानी गहरे समुद्र का तल। यहां पर एक जरा सी चूक का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही हो सकता है। जरा सोचिए, समंदर की सतह से मीलों नीचे यहाँ का प्रेशर किसी भी चीज को एक पल में कुचल सकता है, और तापमान कभी बेहद गर्म तो कभी एकदम ठंडा। इस खतरनाक माहौल में काम करने वाले इक्विपमेंट्स को सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि लगभग अविनाशी होना पड़ता है। और आने वाले वक्त के चैलेंजेस तो और भी बड़े हैं। अब टारगेट है 20,000 psi का प्रेशर झेलना। अब ये कितना होता है? ये इतना प्रेशर है जैसे किसी के अंगूठे के नाखून पर एक के ऊपर एक 3 कारें रख दी हों। इसे झेलने के लिए हमें ऐसे मटेरियल बनाने होंगे जो शायद आज हम सोच भी नहीं सकते। और मजे की बात देखिए, असली खतरा तो यहीं छिपा है। मतलब आप दुनिया का सबसे मजबूत स्टील बना लीजिए, लेकिन उसे कमजोर करने वाला दुश्मन, वो तो उसी समंदर के पानी में ही मौजूद है। और वो दुश्मन है हाइड्रोजन। जी हाँ, एक छोटा सा एटम। ये स्टील के स्ट्रक्चर में घुस जाता है और उसे अंदर से ना एकदम भंगुर, मतलब ब्रिटल बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। और सबसे खतरनाक बात, ये बिना किसी वार्निंग के हमला करता है। और हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिक इस खतरे के बारे में 1875 से जानते हैं। देखिए, असली प्रॉब्लम सिर्फ हाइड्रोजन का होना नहीं है, बल्कि उसका डिफ्यूजिबल होना है, मतलब आवारा होना। वो स्टील के अंदर घूमता रहता है और जहां भी उसे कोई स्ट्रेस या तनाव वाली जगह मिलती है ना, बस वहीं जमा होकर स्टील को तोड़ने का काम शुरू कर देता है। तो भाई, इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए हमें स्टील के अंदर झांकना पड़ेगा। और सॉल्यूशन की चाबी जो है वो इसकी सीक्रेट आर्किटेक्चर में, इसकी बनावट में ही छिपी है। देखिए, स्टील के गुण कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। वो डिपेंड करते हैं उसके माइक्रोस्ट्रक्चर पर, माने उसके अंदरूनी डीएनए पर। जैसे 2 लोगों का डीएनए अलग हो तो वो अलग दिखते हैं, है ना? ठीक वैसे ही अलग अलग माइक्रोस्ट्रक्चर वाला स्टील पूरी तरह से अलग बिहेव करता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है? हम इस डीएनए को अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। और इस डीएनए को बदलने का जो तरीका है उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक्स। इसे आप एक तरह की रेसिपी बुक ही समझ लीजिए। ये साइंस हमें बताता है कि स्टील को कितना गर्म करना है, कितनी देर तक गर्म रखना है और फिर उसे कितनी तेजी से ठंडा करना है ताकि हमें बिल्कुल वही गुण मिले जो हम चाहते हैं। और ये जो डायग्राम है, जिसे TTT डायग्राम कहते हैं, ये साइंटिस्ट के लिए एक मैप की तरह है, एक नक्शे जैसा। ये दिखाता है कि अलग-अलग टेम्परेचर और टाइम पर स्टील के अंदर कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे। इसी मैप की मदद से वो मनचाहा स्टील डिजाइन कर पाते हैं। अच्छा, अब चलिए और भी गहराई में चलते हैं, एकदम एटॉमिक लेवल पर, ये समझने के लिए कि एक नया माइक्रोस्ट्रक्चर असल में बनता कैसे है। न्यूक्लिएशन को आप एक बीज की तरह सोच सकते हैं। ये वो शुरुआती छोटा सा पॉइंट है जहां से नई क्रिस्टल संरचनाएं उगना या कहिए बनना शुरू होती हैं। इसके बिना कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। अब एटॉमिक लेवल पे ना एक लगातार खींचतान चलती रहती है। एक तरफ एटम्स एक ज्यादा स्टेबल, एक ज्यादा आरामदायक स्टेट में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नया क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आराम और मेहनत के बीच की एक लड़ाई है। तो एक नए न्यूक्लियस को सक्सेसफुली बनने और बढ़ने के लिए उसे शुरू में एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। ये कुछ एक पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। एक बार आप चोटी पर पहुंच गए तो फिर आगे का रास्ता आसान हो जाता है। अब सोचिए, एक इतने कॉम्प्लेक्स और उथल-पुथल वाले माहौल में इस बदलाव की स्पीड को प्रिडिक्ट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो साइंटिस्ट इससे निपटते कैसे हैं?
इसे ऐसे समझिए जैसे एक भीड़ भरे कमरे में लाखों लोग एक साथ अपने हाथ फैलाने की कोशिश कर रहे हों। जाहिर है वो एक दूसरे से टकराएंगे और किसी को भी पूरी तरह फैलने की जगह नहीं मिलेगी। स्टील के अंदर क्रिस्टल्स के साथ भी ठीक यही होता है और इस टकराव को कहते हैं हार्ड इम्प्रिंजमेंट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही जीनियस तरीका निकाला। उन्होंने पहले ये कल्पना की कि क्या हो अगर क्रिस्टल्स एक दूसरे से टकराने के बजाय एक दूसरे के आर पार जा सके। उन्होंने इस इमेजिनरी दुनिया में उनके टोटल फैलाव को कैलकुलेट किया और फिर एक सिंपल प्रोबेबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके इस काल्पनिक नतीजे को असल दुनिया के नतीजों में बदल दिया। वाकई कमाल की सोच थी ये। और इस पूरे मैथ्स का नतीजा है ये एस शेप का कर्व। ये दिखाता है कि बदलाव कैसे होता है। शुरू में धीरे धीरे जब नए बीज बन रहे होते हैं, फिर एकदम से बहुत तेजी से जब ये बीज बढ़ने लगते हैं, और आखिर में फिर से धीमा जब बढ़ने के लिए जगह ही नहीं बचती। चलिए अब अपने गहरे समुद्र वाली प्रॉब्लम पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इस फंडामेंटल साइंस का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन कैसे बनाया गया। अब देखिए, इंजीनियर्स को सिर्फ एक मजबूत स्टील नहीं चाहिए था, उन्हें तो एक सुपर स्टील चाहिए था जो बहुत ज्यादा मजबूत हो पर आसानी से टूटे नहीं, जिसे आसानी से वेल्ड किया जा सके, और सबसे जरूरी, जो हाइड्रोजन के हमले को भी झेल सके। इन सभी गुणों को एक ही मटेरियल में डालना ये लगभग नामुमकिन जैसा काम था। और सॉल्यूशन बड़ा ही कमाल का था। उसी साइंस का इस्तेमाल करके उन्होंने स्टील के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक जाल बिछा दिया। ये कण आवारा हाइड्रोजन एटम्स के लिए एक तरह के जेल का काम करते हैं। हाइड्रोजन इन कणों में फंस जाता है और स्टील में भूनकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मतलब उन्होंने दुश्मन को स्टील के अंदर ही कैद कर लिया। एक साइंटिफिक थ्योरी से लेकर असल दुनिया के एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट तक का सफर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। चलिए इस सफर पर एक नजर डालते हैं। ये कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली। ये सफर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजाइन से शुरू हुआ, फिर 200 ग्राम के एक लैब सैंपल तक पहुंचा जो लगभग एक सेब के वजन के बराबर था। वहां से ये 100 किलो की सिल्लियों तक गया और आखिर में कई टन वजनी इंडस्ट्रियल पार्ट्स में बदला। हर स्टेप पर, हर कदम पर इसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। और अंत में यही सबसे बड़ी सच्चाई है। लैब में कोई साइंस कितना भी शानदार क्यों न लगे, उसकी असली परीक्षा तो फील्ड में ही होती है, जमीनी हकीकत में। जब तक कोई खोज दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों का सामना नहीं कर लेती, तब तक वो अधूरी है। ये हमें लैब और असल दुनिया के बीच उस जरूरी पुल की हमेशा याद दिलाता रहता है।